पाकिस्तान में इस्लाहात की जरूरत है और मैं हमेशा इस बात का हामी रहा हूं कि अपोजिशन को दीवार से लगाने का बिल्कुल हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं होना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बड़ी तलखियां हैं, एक पर्सनल एक जो है वो एक तलखियां हैं। इतनी तलखियों में मुज़ाकरात नहीं होते। मेरा ख्याल है बिलावल और मरियम अब मिल के हुकूमत को बददुआओं की कैंपेन शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज ये बात वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से की। आज जनाब फवाद चौधरी अपने खिलाफ नाअहली की एक दरख्वास्त के हवाले से जस्टिस अतर मिनिल्ला की अदालत में पेश हुए। फवाद चौधरी के खिलाफ असासे जाहिर न करने की दरख्वास्त एंकर पर्सन समी इब्राहिम की तरफ से दायर की गई थी। दरख्वास्त में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उन्हें नाअहल करार दिया जाए। ये वही आर्टिकल है जिसके तहत नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन को नाअहल करार दिया गया था। मगर आज चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला ने बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि अदालतों को सियासी मामलात में उलझने से अदालतों का नुकसान होता है। जब किसी अवामी नुमाइंदे को नाअहल किया जाता है तो इसका नुकसान हल्के की अवाम को होता है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा था कि पार्लियामेंट आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम करे। अगर ऐसा ही रहा तो हम सब इस कानून के तहत नाअहल हो सकते हैं। ये कहना था जस्टिस अतर मिनिल्ला का। अदालत ने अवामी नुमाइंदों की नाअहली के हवाले से जितनी भी दरख्वास्तें हैं इनको यकजा करने का हुक्म दिया है। इस हवाले से हम पूछेंगे फवाद चौधरी जो वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कराची से नवीद कमर साहब। उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, एक अहम रहनुमा है, कौमी असम्बली की कमेटी बराए कॉमर्स के चेयरपर्सन हैं और इनसे पूछेंगे कि 31 जनवरी की डेडलाइन अब खत्म हो गई है। वजीर आजम को कहा गया था कि वो इस्तीफा देंगे, जो उन्होंने नहीं दिया, तो अब पीडीएम जो है उनका अगला लाए अमल क्या होगा। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपसे ही पूछूंगी कि आप क्यों समझते हैं कि बिलावल भुट्टो, जरदारी और मरियम को अब बदुआओं की मुहिम चलानी चाहिए? इसलिए चूंकि आज जो उन्होंने ट्वीट की है, उन्होंने कहा है कि अगला जो अब लाए अमल होगा वो हम तय करेंगे और अब मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की। अच्छा, पहले तो चूंकि आपने बड़ी तफसील से वो मेरे केस का जो एक ब्लैकमेलर है यहाँ पे समी इब्राहिम, उसने जो फाइल किया है उसको में जरूरी है कि उसको करेक्ट किया जाए। ये जो केस था ये हुआ था कि जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था तो ये बोल्ड टीवी वाले मेरे पास आए और उन्होंने हमें कहा कि जो इसकी जो हमारी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी सी से कैटेगरी ए कर दें। जो जाहिर है कि मैं नहीं कर सकता था, वो चैनल इतना ज्यादा वर्थ नहीं है कि उसको ए में डाला जाए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे हमें कोई पहले कहा 2 करोड़ रुपए के ऐड दे दें, फिर कहा नहीं 1 करोड़ रुपए के ऐड दे दें। उसके बाद इन्होंने 72 प्रोग्राम जो है वो मेरे खिलाफ किए। तो उसके बाद जो है वो मैंने कई जगहों पे तलखी भी हो गई और उसके बाद उन्होंने ऐसे ही एक फ्रिवलस सा केस जो है वो बना के कर दिया, जिसमें मेरी वो जज साहब तो पिछली दफा भी डिसमिस कर रहे थे। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये केस ऐसे डिसमिस ना करें, कॉस्ट के साथ डिसमिस होना चाहिए। ये थोड़ा मजाक थोड़ी है कि कोई भी बंदा मुंह उठा के अदालत में आ जाए और फिर आराम से डिसमिस होकर घर चला जाए। तो वो इस नुक्ते के ऊपर जो है विवाद बात जो है वो हुई है और आज भी जज साहब बड़े वाज़ेह थे इन मामला में। लेकिन भारत वो अदालती मामला देखेंगे वहां पे क्या होता है। दूसरी जो बात है जो आपने कही कि ये जो सवाल आपका है कि बिलावल साहब और मरियम, देखें ये जो अपोजिशन की लीडरशिप है, खसूसन ये PMLN और पीपल्स पार्टी, ये सियासी नाबालगों के हाथ में है। इनको कुछ पता नहीं है, ये कभी इन्होंने जिंदगी में फ्रेंकली ना कुछ सीरियस पॉलिटिक्स की है, ना ही ये कोई नवीद कमर साहब जैसे जो जहांदीदा लोग हैं उनके मशवरों को दरखोर अतना समझते हैं और ये अपनी पॉलिटिक्स जो है वो चला रहे हैं और इनकी पॉलिटिक्स का कोई ना सिरा इनके पास है। एक बिल्कुल डिसग्रंटल्ड किस्म की पॉलिटिक्स। एक दिन कहते हैं हम लॉन्ग मार्च करेंगे, दूसरे दिन कहते हैं हम जो है जी धरना देंगे, तीसरे दिन कहते हैं रेजिग्नेशन देंगे और उसके बाद आप कुछ भी नहीं हो पाता और आप अपने अपने घरों में बैठते हैं। लिहाजा इस वक्त जो पीडीएम की जो इस वक्त पॉलिटिक्स है वो प्रैक्टिकली तो खत्म हो चुकी है, ना ही उसको किसी का कोई वजन है, ना ही उनकी कोई वर्थ है। इसी वजह से उन्होंने अपना जो इस वक्त समझिए कि जो भरम है वो भी खत्म कर लिया है और अगर वो पार्लियामेंट में जो सीनियर लोग हैं उनकी बातों को सुने और समझे, उसके बाद अपनी पॉलिसीज बनाए। और अपोजिशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है जमहूरियत में,
बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि ये जो इस वक्त अपोजिशन है, ना ही कोई सीरियस अपोजिशन है, ना ही इनकी सियासत को सीरियस है। अच्छा। और मेरे ख्याल में अब तो इनकी यही रह गया है कि ये बैठ के गवर्नमेंट को बदुआएं दें कि अगला कुछ हो जाए, इसके अलावा तो इनकी कोई वर्थ नहीं रहेगी। नहीं, मगर आपने एक जो बात कही नवीद कमर साहब, आपकी जानिब आऊंगी, इसमें कोई शक नहीं, आप एक जीरक सियासतदान हैं, आपने बड़ी सियासत देखी है इस मुल्क के अंदर। क्या वाकई में ये दुरुस्त है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आपसे पूछे बगैर, अपनी जितने भी सीनियर क़यादत है उनसे पूछे बगैर इस किस्म के फैसले करते हैं, इस किस्म की ट्वीट्स करते हैं और पीडीएम में मौलाना फजल रहमान के पीछे लग जाते हैं? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो खैर जाहिर फवाद भी रहे हैं, उनका काम है ऑपोजिशन को बुरा भला कहना। उससे आगे तो ये वाली हुकूमत अभी चली भी नहीं है। सो वो जो भी कह रहे हैं ठीक है, लेकिन बात सारी ये है कि ये भी उनका जो अजम्पशन है कि वो किसी से पूछे बगैर खुद ही पॉलिसीज बनाते हैं, वो खासकर मौलाना साहब से। मैं तो रोज ये टॉक शो सुन सुन के थक जाता हूँ कि जो ये कहते हैं कि जी पीडीएम टूट गया, पीडीएम आपस में नहीं लड़ पड़े और मौलाना की बात बिलावल नहीं मान रहे, बिलावल की बात मौलाना नहीं मान रहे। दैट सीम्स टू बी द थीम जो कि नॉर्मली चला रहे होते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है बहरसूरत। लेकिन ये तो कभी भी नहीं सुना जो अभी आपने कहा कि ब्लाइंडली मौलाना साहब के पीछे जा रहे हैं बिलावल साहब। जाहिर है इतनी पार्टियां जो इकट्ठे हुई हैं तो हर एक का अपना अपना एक व्यू पॉइंट है जिसको एक मिनिमम एजेंडा जो कॉमन होता है उस पे आके वो खड़े होते हैं। अब 27 पॉइंट से जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जो तय हुए थे, जिसमें सारे ये ऑप्शंस जो आपने इस वक्त गिना दिए वो सारे के सारे एपीसी से निकले हैं ना। चाहे वो नहीं नवीद साहब, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मगर जो फवाद साहब कह रहे हैं कि जी मुशावरत नहीं होती और मुशावरत के बगैर कोई ऐसे जीरक सियासतदान आप जैसे हैं जो और भी बात करना चाहते हैं, जो शायद रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। आपकी कितनी सुनवाई है आपकी अपनी पार्टी में, ये सवाल उठता है फिर। ये तब पहली चीज तो ये कायदा मुशावरत होती है, चाहे वो इनफॉर्मल लेवल हो, फॉर्मल लेवल हो, चाहे वो सीईसी की मीटिंग्स हो, चाहे वो जो है ऐसी छोटी मीटिंग्स हो, ये बाकायदा होती हैं और खुल के डिस्कशन होता है और जो है हमारी लीडरशिप बाकायदा उस इश्यूज पे बहस और मुबाहिसा करके फिर कोई फॉर्मुलेशन करते हैं पॉलिसीज की। तो वो एक तो वो बिल्कुल ही गलत बात है। दूसरी बात जो अभी जिसपे आपने बहस शुरू की वो काफी इंटरेस्टिंग था कि आज अगर फवाद चौधरी के कहने पे एक सेकंड अगर मैं वो उस बात को भी जरा रिस्पॉन्ड कर दूं कि फवाद चौधरी की जो केस है उसमें अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहते हैं कि जी इस ऐसे मामलों में अदालतों को नहीं आना चाहिए और खासकर अगर ये असादिकन अमीन जैसी चीजें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से निकलनी चाहिए तो आए, लेकर आए ना, बजाय इधर उधर की और चीजें जिस पे कंसेंसस का सवाल नहीं है आप ये लेकर आए और सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इनके पीछे खड़ी हो जाएंगी और ये इस किस्म का जो है जो खराफात ज़ियाउल हक ने डाले थे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जी, उसको हम वंस एंड फॉर ऑल निकाल दें। अच्छा, नहीं ये आपने जो पेशकश की है बड़ी अहम और बड़ी दिलचस्प है। पार्लियामेंट के ऊपर लटकती न रहे या पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर लटकती न रहे। जरूर फवाद साहब, ये जो नवीद कमर साहब बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी 62(1)(f) अगर आप इसको अंदर तरमीम करना चाहते हैं तो आप लाएं पार्लियामेंट के अंदर, इसके अंदर ऑपोजिशन भी शायद आपका साथ दे, क्योंकि इससे तो सब डसे हुए हैं। देखिए अभी भी एक अमेंडमेंट जो है वो ऐसी ही असेंबली में मौजूद है जिसके ऊपर एक बड़ा कंसेंसस था और वो कंसेंसस है कि सेनेट के इलेक्शंस का वोट जो है वो ओपन होना चाहिए। ये कब से सबसे पहले पाकिस्तान में ये जो तजवीज है कि सेनेट का इलेक्शन ओपन होना चाहिए, ये बेनजीर भुट्टो शहीद ने पेश की थी और दो बाद में जब 2000 ये जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ तो उसकी जो क्लॉज 23 जिसके ऊपर खुद नवीद कमर साहब ने ड्राफ्टिंग में शामिल रहे थे,
उस पे ना सिर्फ के बेनजीर भुट्टो शहीद के दस्तखत हैं बल्कि नवाज शरीफ साहब के दस्तखत हैं। और आज जब हमने COD के प्रिंसिपल को कॉन्स्टिट्यूशन में लाने का फैसला किया तो सिर्फ इसलिए कि इमरान खान कह रहा है ये पार्टी पीछे हट गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ चूंकि मोरालिटी पॉलिटिक्स में है ही नहीं, और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अपोजिशन के जो भी लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरीके से उनके पैसे भी बच जाए और उनको जेल भी ना जाना पड़े। चौथा कोई प्रिंसिपल असूल है ही नहीं मतलब कतई कलामी माफ फवाद साहब, नवीद कमर साहब भी सर हिला रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि देखिए 62(1)(f, मुझे पता है कि आप एक वकील हैं, आप मामलात को एक कानूनी जाविये से भी देखते हैं, आपकी अपनी भी तो एक पर्सनल राय हमेशा होती है, कई दफा मुनफरिद राय होती है। क्या आप समझते हैं कि ये जो 62(1)(f जो आज चीफ जस्टिस अतर मिनिल्लाह साहब ने कहा कि देखिए जी, अगर आपने इनको एक उससे गुजारना है, एक इम्तिहान से गुजारना है, तो फिर अवाम काफी है, आपको क्या जरूरत है आप इनके ऊपर ये सादिक और अमीन का क्लॉज लगाएं। आपकी क्या राय है इस पे? नहीं, देखिए आइन में बहुत तरमीम की जरूरत है, सिर्फ ये 62(1)(f की तरमीम की जरूरत नहीं है। बिलखुसूस मैं आपके इसके बारे में पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, 100% इसमें 62(1)(f में तरमीम की जरूरत है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल अनसर्टन है, और उसके ऊपर तो जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो उसकी बड़ी वाइड रेंज है। स्पेशली हमें इसके साथ साथ देखिए, हमें जुडिशरी के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर जो मामला है उसको नए सिरे से देखने की जरूरत है। इस वक्त हमारी जो जुडिशरी का एक क्राइसिस, अभी भी अगर आप ये देखेंगी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, इसमें जो एक पॉइंट हमारा नीचे गया है वो सिर्फ रूल ऑफ लॉ की वजह से, जुडिशरी के जो परसेप्शन है उसकी वजह से नीचे गया है। तो जब तक हमारा प्रॉब्लम इस वक्त ये आ रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फासले बहुत बढ़ गए, और अनफॉर्चुनेटली उनमें उन बातों के ऊपर भी कोई रिकंसिलिएशन नहीं हो रही जिसके ऊपर एक ब्रॉडर कंसेंसस मौजूद है और जो मुल्क के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए मैंने तो हमेशा ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की है। नहीं, आपने ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की, लेट मी टेक यू स्टेप फर्दर। और भी आपकी पार्टी के अंदर लोग हैं, नवीद कमर साहब यहाँ पे बैठे हुए, उनसे वो बात करते रहते हैं, परवेज खटक साहब भी शायद बात करते रहते हैं कि जी नहीं, आपको रिकंसिलिएशन की जरूरत है, आपको जिस तरह आज आपने कहा कि ऑपोजिशन को दीवार से लगाने की जरूरत नहीं, तो इस तरह काफी लोग हैं आपकी पार्टी के अंदर जो समझते हैं कि नहीं, इस तरीके से एक तसादुम की सूरत हाल नहीं इख्तियार करनी चाहिए ऑपोजिशन के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। झगड़ा सिर्फ एक बात पे आ जाता है, वो आ जाता है कि जब ये स्पेशली PMLN वाले ये कहते हैं कि हम अपने केसेस के ऊपर अब बात शुरू करें। जब फैटफ में हुआ, फैटफ में खाकान अब्बासी साहब ने आके कहा कि नहीं, ये पहले 34 जो प्रोविजंस है नैब की, इनको अमेंडमेंट करें तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जो राइज है PTI का वो है ही अकाउंटेबिलिटी और एक एंटी करप्शन के ऊपर, वहां से पीछे इमरान खान नहीं हटेंगे। तो ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर तो उन्हें चाहिए कि इन मामलात को अदालतों पे छोड़ें और बाकी मामलात के ऊपर बातचीत करें। All right, नवीद कमर साहब आप अपना सवाल लगा रहे थे। प्लीज, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट। फैटफ की जितनी भी डिस्कशन थी मैं उसमें शामिल था, मेरे दोस्त फवाद चौधरी साहब शामिल नहीं थे, तो क्या बात हुई या नहीं हुई, आई थिंक आई एम मोर प्रिवी टू इट। दूसरी बात ये कि ये कभी ऑपोजिशन की तरफ से इशू नहीं आया कि पहले नैब लॉज पे बात करो फिर आप FATF पे बात करो। क्या ये तो एक इनका एक नैरेटिव बन गया है और उससे आगे ये बढ़ते नहीं हैं, तो बातचीत क्या होगी। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, मैंने खुद स्पीकर साहब को पिछले महीने एक खत लिखा जिसमें मैंने 10 पॉइंट्स मेरे ख्याल थे या 9 थे कि पार्लियामेंट को तो कम से कम सीधे उस पे चलाना चाहिए, बाहर तो जितना भी लड़ाई झगड़ा जो हो रहा हो वो अपनी जगह पे, और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि प्रीवियस पार्लियामेंट्स में नहीं हुई हो या हमारे रूल्स के मुताबिक ना हो। लेकिन इसके बावजूद जो है कोई उस पर पेशरफ नहीं होती। मैं कहूंगा माजरत के साथ कि वजीर आजम साहब तो आजकल तो कोविड है, चलो कोई हाथ एक दूसरे से नहीं मिलाता, लेकिन बगैर कोविड के भी कभी किसी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होते थे, जबकि ये मतलब एक नॉर्मल कर्टेसी होती है। यही पार्लियामेंट इस तरह से चलती हैं। फवाद चौधरी साहब जरूर इस तरफ किसी जमाने में आते थे और ऑपोजिशन से बात करते थे, अब तो शायद
उनको भी मना कर दिया गया है तो नहीं आते। ये जो उनसे पूछ लेते हैं, वो हंस रहे हैं क्यों? फवाद चौधरी साहब, आपको मना कर दिया कि आप ऑपोजिशन से बात ना करें? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बस इत्तेफाक से ही वो सेशन में कुछ दिनों से वो बिलावल साहब चूंकि बिजी थे शादी में बख्तावर बीबी के, और तो मेरा ख्याल वो आए नहीं, वरना बिलावल साहब वगैरह होते हैं तो फिर उनसे मिलने आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। जी नवीद कमर साहब। नहीं तो मेरा सिर्फ कहना है जैसे आज का भी जो पूरा एजेंडा था, देखें लेजिस्लेशन जो है, अच्छी लेजिस्लेशन तब होती है जब उसमें सबकी राय शामिल हो। बुलडोज लेजिस्लेशन जो है वो किसी दुनिया में सही नहीं समझी जाती है, उस वजह से चैलेंजेस भी होते हैं जी। हो सकता है कि आज के बिल्स जो थे, अगर हुकूमत जो है अपोजिशन के साथ बैठ जाती और उस पे कुछ ना कुछ डिस्कशन होता, ऐसे ही होता था। हमने तो हमेशा देखा, चाहे हम गवर्नमेंट में थे या ऑपोजिशन में थे, कि हमेशा बिल्स पे खासकर हमारी डिस्कशन रहती थी, दूसरी साइड जो भी हो, गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन हो, उससे। ये पहली दफा है कि ये इसीलिए इनको सारे ऑर्डिनेंसेस करने पड़ रहे हैं। नहीं कमर साहब, अलाउ मी, जिस तरह फवाद साहब यहाँ बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि जी ऑपोजिशन के साथ बातचीत आगे बढ़े, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परवेज खटक साहब भी ऐसी बातचीत। आप समझते हैं कि दे आर अ माइनॉरिटी इन द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या आप समझते हैं कि इनकी वजह से कोई राह हमवार हो सकती है, बातचीत हो सकती है? नहीं इसलिए नहीं हो रही कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो फिर एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप ना। तो अगर वहां पे जो है हमारे मोहतरम वजीर आजम साहब जो है वो रोज कोई ना कोई तल्ख बात करते हैं, कोई ना कोई, हम तो उसको कहेंगे गाली देते हैं, तो उसका जवाब जो है फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोऑपरेशन और इकट्ठे होके, और वो उस माहौल में मुश्किल होता है। वही डाउन द रोड सिग्नल जाता है सारे इनके गवर्नमेंट साइड के मेंबर्स को कि भाई अगर तो आपको पार्टी में खुशनुदी चाहिए तो आपको ऑपोजिशन को रोज बुरा भला कहना होगा। तो दैट काइंड ऑफ अ कल्चर जो है वो पार्लियामेंट्री कल्चर तो नहीं होता, ये तो गली कूचों का कल्चर होता है। यहाँ पार्लियामेंट में ये इस तरह से हम क्यों कर, यही पीटीआई ऑपोजिशन में जब थी कितनी सख्त बात करती थी और हम इकट्ठे होते थे अगेंस्ट पीएमएलएन, बट इस तरह से तो हालात नहीं होते थे जो आज है। मगर आपने बात की कि जी जो कल्चर है वो बॉस या जो सबसे द गाय एट द टॉप वो ही बनाते हैं। तो नाजरीन, फवाद चौधरी साहब भी यहाँ पे हैं, उन्होंने बात की कि बहुत सारी ऐसी शिक्के हैं हमारे आइन के अंदर जिनको बदलने की जरूरत है। तो इसके ऊपर वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी एक बात की थी और उन्होंने आर्टिकल 62(1)(f) के बारे में क्या कहा था वो भी हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जरा दिखाइए जी क्या कहा था उन्होंने। 62-63 बुनियादी चीज है लीडरशिप के अंदर, सादिक और अमीन बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक लीडर में है। अगर वो सच्चाई नहीं है तो जिस तरह आप देख रहे हैं नवाज शरीफ के साथ कोई निकल ही नहीं रहा, ईमानदारी नहीं है तो लोग आपको टैक्स क्यों देंगे? या पैसा ही नहीं इकट्ठा होता, हम कर्जों में डूब रहे हैं, कोई टैक्स ही नहीं देता। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपको कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। वेलकम बैक नाजरीन। फवाद चौधरी साहब, ब्रेक से पहले मैंने आपको दिखाया कि वजीर आजम इमरान खान साहब क्या कहते रहे आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से, और अभी नवीद कमर साहब कहते हैं कि जी अगर आपकी सारी पार्टी या आपके कुछ लोग ऐसे समझते हैं इसको चेंज होना चाहिए तो फिर आपको इसके अंदर पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा। अब जो वो दूसरी बात करते हैं कि जी कल्चर जो है वो तो जो सबसे बड़ा है वो ही बनाता है, तो अगर वजीर आजम साहब इस किस्म के लहजा इख्तियार करेंगे तो जब आप कहते हैं कि ऑपोजिशन को दीवार से लगा दो तो फिर कोई आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए कोई रूम बचता है निगोशिएट करने के लिए? लेकिन ये मैं नहीं समझता, इस तरह की तलखियां तो रहती हैं और कई दफा कई लोग जो हैं वो पार्टीज के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ सोच रखते हैं, मुख्तलिफ जो है वो बात रखते हैं। सो ये मेरा नहीं ख्याल इसमें ये कोई इशू है जिसमें के लिए कोई आगे अगर बढ़ने का कोई मामला हो तो उसमें हमें रुक जाना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर मैं तो कहूंगा नवीद कंवर साहब को कि अगर ये जो अमेंडमेंट आई है कि आप सेनेट के इलेक्शन को ओपन करें, जो कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और पीटीआई तीनों का मुश्तरका डिमांड रही है माजी में, अगर आप समझते हैं कि आप इस इलेक्शन में जो है वो आप कहते हैं कि ये ना हो, तो आप ये कह दें कि ये इलेक्शन के बाद
से ये अमेंडमेंट जो है वो लागू हो। लेकिन जब आपका कंसेंसस है, जब आप एक चीज के ऊपर समझते हैं कि वो सही है, तो फिर महज इस बात के ऊपर कहना कि चूंकि पीटीआई की गवर्नमेंट है वो लेके आए हैं तो मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में तो आप इसमें अमेंडमेंट्स लेके आए। देखिए फवाद बार बार ये कह रहे हैं कि कंसेंसस है तीनों पार्टीज के बीच में कि ओपन वोटिंग होनी चाहिए। पहली चीज तो ये मुझे समझ में आता है, ये कहाँ कंसेंसस हुआ है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था ना जी नवीद साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था। एक सेकंड, आप लोगों की ये भी पॉलिसी हो गई है कि बेनजीर भुट्टो के साइन करना भी आपके नजदीक कोई हैसियत और अहमियत नहीं रखते। पीपल्स पार्टी नहीं होगी है माशाल्लाह, तो मैं नहीं पता। लेट हिम रिस्पॉन्ड जी। वो भी एक्सप्लेन करता हूँ और मेरी बात जी पहली चीज तो ये कि ये थरो डिबेट हुई थी जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी में हम लोग पूरे इलेक्शन लॉज को चेंज कर रहे थे, तो उसमें ये ओपन वोटिंग वर्सेस सीक्रेट बैलेट पे अच्छी खासी बहस रही थी। और उसके बाद जो है and I have not seen any PTI note of dissent on that, ये फैसला हुआ था कि नहीं हम इसी सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। सो कंसेंसस तो कहीं भी ये कौन से साल के बारे में आप बात कर रहे हैं? सीओटी में एक सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन दैट पॉइंट। सीओटी में जो वर्ड यूज किया है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो बंदे का जो है ओपन वोटिंग, बिकॉज ओपन वोटिंग मीन्स इवन मोर प्रेशियस। ये जो बात करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का, वही वो चीज है जो कि इन सारी चीजों को प्रिवेंट करती है कि भाई जहां अंदर पता नहीं था तो प्रेशर्स में इतने लोग चेंज हो गए। तो अगर जब जिस दिन पता होगा और उस दिन आपको पता है कि यहाँ हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली देयर आर प्लेयर्स बियॉन्ड प्लेयर्स और उनके जो प्रेशर्स हैं वो हर एक तो नहीं उठा सकता ना। तो खुदा का वास्ता फिलहाल तो आप अपने मेंबर्स की प्रोटेक्शन ही समझ लें कि उसको रखें एज इट इज। जब हमारे हालात कुछ बेहतर होंगे उसके बाद हम देखेंगे कि इस किस्म की चीज हो सकती है या नहीं हो सकती। सो फवाद साहब ये कह रहे हैं कि जी हर कोई इतना प्रेशर नहीं ले सकता, एंड देयर आर प्रेशर्स विद इन प्रेशर्स, देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। ये तो आपको भी बेहतर पता है। नहीं होंगे जी, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो प्रेशर तो होते हैं, जिसको जो प्रेशर नहीं ले सकता वो सियासत ना करे। फिर सियासत जो है वो तो प्रेशर ही का गेम है, और ये हर आदमी जो है वो प्रेशर नहीं ले सकता। जो प्रेशर नहीं ले सकते वो और काम करते हैं, वो फिर सियासत नहीं करते हैं। मगर लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, आपको जिस तरीके से चीजें जा रही हैं, आपको लगभग 28 सीटें मिल सकती हैं इन द सेनेट अगर आपकी इसी तरह ये वोटिंग हुई। तो व्हाट आर यू रियली स्केयर्ड अबाउट? व्हाई आर यू इंसिस्टिंग ऑन द ओपन बैलेट? हमें तो कोई इशू नहीं है, हम तो एक सीट ज्यादा जीतेंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि इमरान खान ने जब ये 20 लोग, पीटीआई अकेली पार्टी है, इमरान खान अकेले आदमी है जिन्होंने 20 लोगों को उठा के पार्टी से निकाल दिया है इस बात के ऊपर कि उन्होंने पैसे लिए थे। और अब भी ये इशू है कि हम तो ये समझते हैं कि जब सेनेट में आते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। हर बंदा कह देता है वो पैसे लेके आए, इट्स बिकम अ मिलियनर्स बिलियनर्स क्लब। सो उसका क्या फायदा सेनेट का? इसीलिए हिंदुस्तान में भी जब ये 2010 में तरमीम आई थी और 1999 से ये डिबेट चल रही थी, और हिंदुस्तान में उन्होंने इलेक्शन ओपन कर दिया राज्यसभा का। नहीं, मगर उन्होंने ओपन नहीं किया फवाद साहब, आप भी जानते हैं उनके कानून को। उन्होंने जो अपना पार्टी हेड है उसको उन्होंने अपना बैलेट दिखाना होता है। एग्जैक्टली ओपन नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जी। नहीं ओपन है ना मुनीज़, उसमें यह है कि वो अपना एक जो पार्टी हेड है वो एजेंट मुकर्रर करता है और एजेंट को दिखा के वोट पोल करनी होती है। तो यही ओपन है ना। और क्या आपका ख्याल है बाहर इश्तिहार लगा दे बाहर? यही नहीं, एक तो ओपन होता है ना वे यू जस्ट स्टैंड अप एंड सब देख सकते हैं कि आप किसको वोट दे रहे हैं किसको नहीं। जी स्टैंड अप तो यहाँ पे भी कोई नहीं ना कह रहा, वो तो स्टैंड अप तो पॉसिबल ही नहीं है ना। रिप्रेजेंटेटिव तो पार्टी हेड को आप कहते हैं कि वो आप कम से कम उधर तक तो आए कि पार्टी हेड को आप दिखा दें, या उन्होंने जिसको अपॉइंट किया हो उनको आप अपना वोट दिखा दें। ये जो आप बता रही है ना, ये तो हमारे सेनेट की जो कमेटी ऑफ द होल थी उसने भी एक जमाने में रिकमेंडेशन इस किस्म की दी थी कि आप जो है उस पे जो पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड होता है उससे आप जो है उस पे वो देख सकता है, इफ ही डज आस्क एट सम पॉइंट इन टाइम कि मुझे ये देखना है एक पर्टिकुलर बैलेट, तो वो ओपन हो सकता है। लेकिन
बात सारी है ना, देखें इलेक्शन होने में कितने दिन है अब, किसी दिन भी अब फरवरी आ गया है, आपका अनाउंस हो जाएगा शेड्यूल फॉर द सेनेट इलेक्शंस, सो क्लोज टू द इलेक्शंस। तो जाहिर है कि हर एक समझता है कि इसमें एक एंगल है जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है इसको लाई है, नोइंग वेरी वेल कि इसको पास वो नहीं करा सकते ऑन दे ओन। तो ये चीजें तो वो है ना, ओवरऑल जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं कंप्लीट तो कर दो भाई। जी आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी नवीद साहब प्लीज लेट मी फिनिश। जी बात सारी ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो उसमें सिर्फ एक ये पॉइंट तो नहीं है ना, कई इश्यूज हैं जो हम बार बार इनको सेलेक्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, आखिर उसके पीछे भी तो एक पूरी कहानी है ना। तो हम जब तक के वो रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे जिससे अगला इलेक्शन तो कम से कम साफ सुथरा हो जाए, जिसमें जो भी गवर्नमेंट जो भी पार्टी जीत के आए उसमें हर वक्त ये लानतान तो ना होना कि जी किसी और ये सिलेक्टेड है, उस पे आप आए हैं, तो लेट अस वर्क टुगेदर। उसमें कोई खराबी नहीं है कि हम सारे सिस्टम को जो है रिफॉर्म कराएं, उसमें आप ये चीज भी ले आए और चीजें भी ले आए, नथिंग लाइक इट, बट नॉट कि आपने कल फॉर्म भरना है और आज आप बैठ के तो फवाद साहब इसके लिए टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, रिफॉर्म चाहिए, और अगर इसको वाकई में ट्रांसपेरेंट चाहिए तो जिस तरह नवीद कमर साहब कह रहे हैं उसके लिए आपको यू नीड सम टाइम टू डू दिस। देखिए टाइम इसके ऊपर तो तकरीबन आप देखें तो 18-20 साल की तो ये बहस है। अब इससे भी ज्यादा टाइम तो मुझे नहीं पता कि इतना ज्यादा टाइम और उसके लिए क्या चाहिए। तो और जिस तरह से मैंने कहा है कि हम तो ये बिल लेके आए हैं ताकि अपोजिशन का असल चेहरा लोगों के सामने दिखा सके, अदरवाइज तो पता है कि नंबर्स नहीं है। हम तो बताना चाहते हैं कि असल में ये जो अपोजिशन है ये फ्रेंकली हॉर्स ट्रेडिंग की ये जो बात करते हैं ये एक्चुअली हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और इनका जो तमाम मतमाए नजर है वो यही है कि हम लोग खरीद कैसे सके, और यही बात दोबारा ये साबित कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने ये अगर इनको प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि इन इलेक्शंस में ना आए तो आप कह दीजिए अगले इलेक्शन से शुरू कर लें, लेकिन मसला ये है इनका प्रॉब्लम है ही नहीं, इन्होंने सारी उम्र सिवाय वोटें खरीदने के और किया क्या नहीं। मगर आपने कहा कि हम अगले इलेक्शन से शुरू कर सकते हैं। नवीद साहब मैं इसके साथ एक सवाल भी जोड़ लेती हूँ। बिलावल साहब ने आज ट्वीट की, उन्होंने कहा द एस्टैब्लिशमेंट मस्ट लीव पॉलिटिकल बैटल्स टू द पॉलिटिशियंस नाउ और रिस्क बीइंग ड्रॉन इनटू कंट्रोवर्सीज। क्या मतलब आगे जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक बयानिया है वो ज्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने जा रहा है? देखिए क्या होने जा रहा है या क्या नहीं होने जा रहा है वो तो फ्यूचर की बात है ना। बात यह है कि आज भी हम जो पॉइंट कह रहे हैं जाहिर है कि हम वो बात तो उस तरीके से तो नहीं न करते हैं न करना चाहते हैं जो कि कुछ और पार्टीज से हो रही हैं, लेकिन जो ये नैरेटिव है कि जी इलेक्शंस में इंटरफेरेंस होता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ये तो फ्रॉम डे वन हम कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं और कल भी कहते रहेंगे जब तक ये सारी चीज बंद नहीं होती। तो इसीलिए हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि ऐसे तरीके हों जिसमें इस किस्म की चीजें ना आए। आप किसी न किसी नाम से किसी न किसी हवाले से अगर अपने लोगों को पोलिंग स्टेशन में या पोलिंग बूथ्स पे अंदर खड़ा कर देंगे तो उसको फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कौन कहेगा और आपको फिर कौन दुनिया में रिकॉग्नाइज करेगा? आई डोंट नो कि हम वेयर आर वी हेडेड, कोई एक और म्यांमार हम बनाने जा रहे हैं क्या कर। नवीद साहब आपने दुनिया की बात की तो एक बहुत अहम एक इशू है, चूंकि फवाद साहब और आप दोनों फॉरेन अफेयर्स के ऊपर गहरी नजर रखते हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो तल्ख हो सकते हैं, इसलिए चूंकि उमर शेख को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे शायद होने की ना वजह से उन्होंने उसको बरी कर दिया है, जिसके ऊपर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक वाज़े अपना मौक़िफ़ बयान किया है और उन्होंने कहा है कि हम डिसअपॉइंटेड हैं और हम तशवीश से देख रहे हैं कि कैसे उमर शेख को रिहा किया गया है। इसका बराह रास्त असर क्या पड़ेगा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद साहब आपको पता है कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो तल्ख हो सकते हैं, इसलिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि शवाहिद काफी नहीं थे उन्होंने उमर शेख को रिहा कर दिया डैनियल पर्ल के मर्डर केस के अंदर।
अब अमेरिका जो है वो ये इस पे बात कर रहा है कि जी इसको आप यहाँ एक्स्ट्राडाइट करें, और वो हवाला देते हैं 1932 में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई थी उस वक्त ब्रिटिश इंडिया और अमेरिका के दरमियान। अब वो वैलिड है कि नहीं है, और क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम उमर शेख को एक्स्ट्राडाइट करेंगे या हमें अपने वी शुड स्टैंड आवर ग्राउंड, नहीं करें उसे एक्स्ट्राडाइट? देखिए जी, बात यह है कि एक तरफ तो अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स और तमाम चीजें जो हैं वो एज पर लॉ हो, और एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी और रियासत का में जो इदारे हैं वो अपनी अपनी मर्जी से काम करें। दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि जुडिशरी जो है वो हमारे इशारों पे काम करे। तो ये दोनों ख्वाहिशें इकट्ठी तो पूरी नहीं हो सकती। जिस तरह से अमेरिका में उनका जो प्रेसिडेंट है वो जुडिशरी से अपनी मर्जी के फैसले नहीं ले सकता, इस तरह पाकिस्तान में भी हम जुडिशरी से अपनी मर्जी के फैसले नहीं ले सकते। और जो भी फैसला होना है वो जुडिशरी ने करना है। हमने रियासत ने जो मुमकिन है वो किया है। 19 साल से वो जेल में है और अपना हमने अभी अपील की है, तो ये फैसले तो जुडिशरी ने करने हैं, और आई डोंट थिंक सो इसके ऊपर कोई ऐसी बात। नवीद कमर साहब, चूंकि आपकी हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने ये दरख्वास्त की है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिव्यू करे, तो इसके अंदर आपकी पार्टी का क्या मौकफ है? क्योंकि ये बात तो दुरुस्त है कि उमर शेख 18 साल तो गुजार चुके हैं जेल के अंदर। देखिए, पहली चीज तो ये कि वाकई हो सकता है कि जो प्रोसिक्यूशन हो वो कमजोर हो, और उस लिहाज से जो केस बन के सामने जजेस के आया है वो उसमें कुछ सुकून रह गया हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड टेररिस्ट को छोड़ देते हैं कि फॉर लैक ऑफ एविडेंस। ये एक इस मामले को थोड़ा सा हमारे जुडिशरी को भी तमाम एंगल्स को सामने रख के फिर देखना चाहिए। रिव्यू में सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं गई, आज तो मैंने पढ़ा है कि फेडरल गवर्नमेंट भी शायद रिव्यू में जा रही है, क्योंकि इसके सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो सामने रखने की जरूरत है। एक जर्नलिस्ट को पब्लिकली तो नहीं, लेकिन बहरहाल इलेक्ट्रॉनिकली स्प्रेड फिर हुआ कि आप बिहेड कर रहे हैं, और फिर उस चीज को हम जो है वो ग्लॉस ओवर कर दें कि नहीं जी ये तो फिर जो सामने था वो सामने ये चीज नहीं है, ये वो चीज नहीं है। मगर आपने एक दिलचस्प बात की, सॉरी बिल्कुल वक्त कम रह गया नवीद साहब। फवाद चौधरी साहब, जिस तरह नवीद साहब कह रहे हैं कि उनकी इतलात के मुताबिक शायद फेडरल गवर्नमेंट भी रिव्यू के लिए जाए और कहे अदालत को कि रिव्यू करें, ये तो अहम खबर है। वाकई में ऐसे कोई प्लान है? मेरी अटॉर्नी जनरल साहब से बात नहीं हुई है, लेकिन मैं सुन रहा था खबरें इस तरह की कि फेडरल गवर्नमेंट भी जो है वो जा रही है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी चली गई है, तो अब उसमें पार्टी ही जो है वो बनना है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी साहब, नवीद कमर साहब। तो नाजरीन, फवाद चौधरी साहब ने इशारा इस तरफ किया है कि शायद जो वफाक है वो रिव्यू के अंदर जाए। उमर शेख की केस के अंदर उनका जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिहाई के हवाले से किया है। मुनीज़े जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।